खड़ी, एक अभिनय, एक अभिनेता, ऐसा अभिनय कि दिल में घर कर जाए और इतना सामान्य कि हर व्यक्ति को लगे कि संजय मिश्रा जी तो केवल मेरे हैं। एक बार जबरदस्त तालियां। राज शांडिल्य जी, आपने निर्देशन की शुरुआत जबरदस्त फिल्म ड्रीम गर्ल से की और आपने अपने लेखन का लोहा मनवाया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और एक ऐसे कि उज्जैन की जमीन से यात्रा शुरू करी और सीधे पहुंचे लॉस एंजलिस और वहां जाकर सम्मान पाया अपनी अंग्रेजी फिल्मों के द्वारा और कांस के फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्में प्रदर्शित हुई। एक बार जबरदस्त तालियां आदरणीय राजेश राठी सर, सब भारतीय चित्र साधना विश्व संवाद केंद्र और एमपी टूरिज्म बोर्ड की तरफ से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया। और सवालों का इतना बड़ा ढेर है और सवाल खत्म भी हो गए हैं, दरअसल समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। और ऐसे में जब मेरी सुबह से मुलाकात सर से हुई, कल सर से मुलाकात हो गई और आज आपके साथ का वक्त, सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजय मिश्रा सर के साथ में कि सर उज्जैन आके कैसा लगा आपको? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महादेव महादेव जय। उज्जैन आके कैसा लगा? हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ आने को तरसती रही और आती रही। मैं भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन उज्जैन, उज्जैनियों का अपना एक पन है यार, एक बात है जो खींच के ले आती है हमेशा यहाँ, क्योंकि यहाँ महाकाल हैं, भैरवनाथ हैं, मंगलनाथ हैं। बहुत मज़ेदार रहा, बहुत मज़ेदार रहा, बहुत एक्सपीरियंस मज़ेदार रहा। रही बात आपने जब शुरुआत की थी, मैं हमेशा मानता हूँ शुरुआत अभी हुई कहाँ है, ये तो तैयारी चल रही है। हमने जब शुरुआत की थी तो गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा, मसल्स, चॉकलेटी, दही लेती और हम लोग बाफले। हम लोग बाफले, लेकिन चॉकलेटी बाफले बनना था। बड़ी मुश्किल भाई साहब, कहाँ से लड़ाई शुरू हो या कहाँ से अभियान शुरू हो, तो हमने ये छोड़ ही दिया था गुरुजी की आज से शुरू। महादेव जब से शुरू कराएगा तब से शुरू होऊंगा, लेकिन जब वो शुरू कराएगा तो महादेव को धोखा नहीं दूंगा, खड़ा रहूंगा एकदम। उन दिनों ऐसे एक्टर्स चलते थे, हम लोग तो जाते भी थे। दारा सिंह के पास गया था एक बार, मेरे एक मित्र हैं, मेरे बैचमेट हैं, रोहिताशु गौड़, जो भाभी जी घर में हैं, घर पर हैं, में आते हैं। हमने डिसाइड किया चल गुरु, दारा सिंह पिक्चर बना रहे, चलेगा मिलने? कौन बना रहा है? दारा सिंह। अच्छा चलो भाई मिल लेते हैं, आज का पेट्रोल डलवा लेते हैं, मतलब ये ना लगे कहीं मिले नहीं कुछ नहीं। तो दारा सिंह के पास गए थे हम लोग। अभी क्या काम है? सर हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। वो तो ठीक आ गया, डिफेंस की बात है, डिफेंस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD। अच्छा अच्छा, तो सर तू बोलना यार। जी सर हम एक्टर हैं। क्या बात है। नहीं ठीक है सर, हम समझ गए। अच्छा तो बहुत कम लोग मानने को तैयार थे कि आप भी एक्टर हैं। कलाकार की जो वो होती है ना, कलाकार को जो एक पत्र मिलता है, जैसे डॉक्टरों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, इंजीनियर को एक सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी एक सर्टिफिकेट देता है कि आप कलाकार हैं। मैं कलाकार की बात कर रहा हूँ, सब कलाकार बैठे हैं। कलाकार को समाज देता है सर्टिफिकेट कि आप कलाकार हैं। उठिए, बीच में वो वहाँ बैठे, उठिए उठिए, वो देखिए वो कलाकार हैं। एक होता है घर में ही बन गए कलाकार, मिरर देख के
मम्मी पापा के पास, वाइफ के पास, भाई बहनों के पास, बेटा हट जाओ अब हम कलाकार हैं। वो अपना कलाकार होता है, लेकिन जो कलाकार होता है उसको समाज बोलता है हाँ वो कलाकार है, और उस कलाकार के पीछे उसकी तपस्या होती है। तो स्ट्रगल अभी भी चल ही रहा है। उस समय कुछ था, आज कुछ है। आज एक चीज़ है, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, हम सब कलाकारों के लिए एक अभी एक बच्चा आया था मेरे पास कि मैं भी यहाँ थिएटर कर रहा हूँ। हम जितने थिएटर करने वाले हैं या पेंटर हैं, आज कंटेंट का महत्व है। आज वो एक हीरो, पहले के हर पिक्चर में प्यार होना बड़े जरूरी था, चाहे डाकू पे पिक्चर हो फिर भी लड़का लड़की में प्यार, सामाजिक पिक्चर हो तब भी प्यार। लेकिन आज वक्त लगता है। आज़ादी के बाद ऐसे ही 2 मिनट में कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं हो जाते, 2 मिनट में कोई जंगल नहीं बन जाते, 2 मिनट में कोई सोच नहीं बन जाती। सोच को बनने के लिए एक वक्त लगता है। तो आज हमारे पास एक, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय ऑडियंस बहुत समझदार, सेंसिटिव हो गई। मैं बड़े गर्व के साथ कहूँ, अच्छी फिल्मों को, राठी सर बोल रहे थे यार आज कमाल कमाल की शॉर्ट फिल्में देखी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उज्जैन जैसे शहर में इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। आज नहीं, वो आज से 50 साल बाद पहले पता चलेगा। हमारे दर्शक अच्छे हो जाएंगे ना तो हमारी जनता अच्छी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है सर। अच्छी पढ़ी लिखी साहित्य की जनता, अच्छी समझदार, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली, अपनी बुद्धि के साथ चलने वाली जनता हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच सर। सबसे बड़ी कमाल की बात तो है कि मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी अगर 3 घंटे तक लगातार ऐसे बोलते रहें और उसे रिलीज़ कर दिया जाए तो वो सुपरहिट हो जाएगी। आप अगर लगातार 3 घंटे बोलते रहें और उसे रिलीज़ किया जाए तो वो एक सुपरहिट फिल्म ज़रूर बनेगी, और तालियों ने इस पर मुहर लगाई है सर। आदरणीय राजेश राठी सर, उज्जैन से जर्नी शुरू करी और लॉस एंजलिस तक कमाल की पिक्चर्स बनाई। उस दौरान कैसे किया, क्योंकि 80 के दशक में ये निर्णय लेना और फिर वहाँ पर जाना, थोड़ी सी आपकी यात्रा का वर्णन। एक्चुअली उस समय तो यहाँ से बॉम्बे के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं हुआ करती थी। हम लोग को यहाँ से नागदा जाना, वहाँ से एक ट्रेन हुआ करती थी। और मैं एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुआ, जहाँ घर वालों की इच्छा थी कि मैं अमेरिका जाके MBA करूँ, लेकिन बचपन से शौक था फोटोग्राफी, म्यूज़िक। तो हायर सेकेंडरी में ही मैंने तय कर लिया था कि मैं फिल्म लाइन में नहीं जाऊँगा। अब चाहूँगा कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इससे संबंधित किताबें पढ़ता था, एडिटिंग, डायरेक्शन। कहीं भी हम लोग जाते थे तो मैं कोशिश करता था, फुटपाथ पे सेकेंड हैंड किताबें मिलती हैं वो खरीद के, हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स थी फिल्मों पर सब मैंने निकाल के पढ़ी, और कोशिश की कि जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकूं। और फिर फिल्म इंस्टीट्यूट जाने का मन था, FTI। तो BSc किया मैंने, और FTI अब घर पे अगर बोल दूं तो बवाल मच जाएगा। तो कलकत्ता में मेरे एक और ब्रदर रहते थे, तो वहाँ का फॉर्म भर के कलकत्ता सेंटर से रिटर्न एग्जामिनेशन मैंने छुट्टियों के बहाने चला गया, और वहाँ पास हो गया। पूना बुलाया गया। अब पूना कैसे जाऊँ, तो बहाना बनाया कि दोस्त के लड़की देखने जाओ, लड़की देखने जा रहे। दोस्त था डोमिनिक, गए पूना। वहाँ 2 दिन लगे मुझे। एक दिन टेक्निकल टेस्ट हो गया, एक दिन इंटरव्यू था, और इस बीच में घर पे कहीं ना कहीं कुछ लीक हो गया कि मैं पूना गया लड़की देखने नहीं, फिल्मों के चक्कर। अब वहाँ उस समय सिनेमाटोग्राफी की 12 सीट्स हुआ करती थी, और उसमें मेरा 15th रैंक आया, मतलब 3rd इन द वेटिंग लिस्ट। अब 3rd इन द वेटिंग लिस्ट को चांस मिला नहीं, तो लौट के घर को आ गए। घर आए तो सबके मुंह खुले हुए थे, जो कि उनको पता चल गया था कि साला फिल्म में जाना चाहता। मेरे ब्रदर को म्यूज़िक का बड़ा शौक था। मैं काफ़ी गाने भी गाता था, टेबल बजाता था, हारमोनियम बजाता था। मेरी खुद की एक शौकिया ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी थी। तो एक सोच की बात बता रहा हूँ मैं। एक बार हम खाना खा रहे थे, तो ब्रदर ने कहा कि अच्छा, कभी भी घर में मेहमान आता था तो उनकी फरमाइश होती थी यार तू वो गाना सुना, ये गाना
सुना। हाँ, तो मैं गाने भी सुनाता था, मेहमान आते थे, उनको बड़ा पसंद था म्यूजिक। लेकिन एक दिन जब पूना से लौट के आया तो खाना खाते खाते बोलते हैं, जब तक ये तेरा शौक है तब तक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन तू गवैया बन जाएगा उस दिन हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैं तय कर लिया जाना तो है ही, बट वहाँ चप्पल भी नहीं घिसना चाहता था। अच्छा, हमारे ब्रदर एक बार फॉरेन गए थे, काम से जाते रहते थे, तो गलती से उन्होंने पूछ लिया था तेरे लिए क्या लाऊं, तो मैंने कहा मेरे लिए मूवी कैमरा लिया। तो उस समय 8mm की फिल्में हुआ करती थी, छोटा 8mm का कैमरा था, तो वो लेकर आया। तो उन दिनों भी घर में जो भी शादियाँ होती थी वो मैं शूट करता था। 8mm की कोडैक की फिल्म आती थी। तो मैंने कहा मैं एक फिल्म बनाऊँ, उस फिल्म को लेके बॉम्बे जाऊँ और दिखाऊँ ये मेरा लिविंग सर्टिफिकेट है, मुझे चांस दे। तब मैंने तय किया क्या बनाऊँ, तो यहाँ भील आदिवासी ये झाबुआ एरिया है, उनकी लाइफ पे मैंने सोचा। भगोरिया बड़ा मशहूर एक त्यौहार होता है भीलों का, होली के एक हफ्ते के अंदर। मैंने कहा उसको कवर करना है, तो किसी एक दोस्त के साथ लिया, पैसे इकट्ठे किए, रील बुलवाई, कैमरा लेके निकल गया। और मैंने 7 दिन पूरा भगोरिया, अलग अलग घाट जिस दिन होते हैं वहाँ उस दिन भगोरिया होता है, तो 7 दिन अलग अलग एरिया में जाके मैंने शूट किया। और वहाँ जाके मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा इनकी तो पूरी लाइफ पे फिल्म बनाना चाहिए। तो आके मैंने उनके बारे में स्टडी की और फिर बाकी मैंने स्क्रिप्ट लिखी और लगभग 2 साल लगे। पैसे आते थे, कहीं से कमाता था, एडवर्टाइजिंग करता। और वो मेरी फिल्म 2 साल में बनी, ग्लिम्पसेस ऑफ भील्स, आधे घंटे की फिल्म थी। उसको एडिट भी मैंने किया, बॉम्बे में एक एडिटिंग रूम था फिल्म सिटी में, बैकग्राउंड भी किया, सब किया मैंने। और उसको कलकत्ता में इत्तेफाक से एक फिल्म फेस्टिवल था, उसको उसको अवार्ड भी मिला। तो लगा हम सही दिशा में जा रहे। ब्रदर कहते थे तो कुएं में छलांग लगा रहा है तेरे कुएं में, तो डर भी लगता था कहीं ऐसा ना हो कि एकदम बर्बाद हो जाए। तो उस फिल्म की वजह से मुझे हिम्मत आई और वो मैं बॉम्बे गया और जगमोहन मुंद्रा जी आए हुए थे अमेरिका से, फिल्म बना रहे थे कमला। तो मैंने उनको घर जाके प्रोजेक्टर लेके गया, उनको दीवार पे फिल्म दिखाई, उनको बहुत पसंद है। उन्होंने 2 बार वो फिल्म देखी और वहाँ से मुझे पहली फिल्म कमला में ब्रेक मिला एज एन असिस्टेंट। तो ऐसे संजय जी के साथ मैं 3 फिल्में कर चुका हूँ। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे नॉट येट 40 मनाली में गोविंदा जी के साथ। तो रात के समय वहाँ हम जिस होटल में थे वहाँ व्यास नदी बहती है, हम लोग वहाँ बैठे थे। उस समय मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि एक फिल्म बनानी है मुझे, ऐसा ऐसा एक थॉट आ रहा है। संजय जी को मैंने बोला, तो संजय जी बोले अच्छा करो तुम इस पर। फिर मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी, उस स्क्रिप्ट का नाम है मरता क्या ना करता। इट्स ए कॉमेडी सटायर है। आधी फिल्म ज़मीन पे है, आधी आसमान पे है। फिर आपको स्क्रिप्ट दी, उनको पसंद भी आ गई। इन्होंने मुझे लिख के एक लेटर दे दिया कि मैं तेरे साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, बस प्रोड्यूसर की तलाश है। सर मैं प्लीज कर देता हूँ। मुझे जितना विश्वास अपने कंटेंट पे, उससे ज़्यादा विश्वास संजय जी पर। क्या बात। और मैंने दोनों लोगों के साथ काम किया हुआ। मुझे एक वाक्य याद है, हमने साथ में एक फिल्म की है जबरिया जोड़ी, आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी क्योंकि वो फिल्म बहुत ही गलत समय पर रिलीज हुई, लेकिन जिन लोगों ने देखी उनको अच्छी लगी। और उसमें संजय जी का काम तो बहुत ही कमाल है, हमेशा से कमाल काम करते ही आए हैं। मुझे वाक्य याद है, सेट पे हम लोग, मैं लखनऊ में था सर, शूट कर रहे थे। तो हमारे जो डायरेक्टर थे प्रशांत, उनको मैं कुछ एक सीन समझा रहा था कि ये सीन है और ये डायलॉग है, और सर बिना कुछ कहे ना सुन रहे थे, वो दूर से सुन रहे थे। और डायरेक्टर आया, बोलता है ये लाइन थोड़ी एक काम करते हैं, ये लाइन रहने देते हैं, ये लाइन ज़्यादा हो रही है, स्क्रिप्ट की वो जो सीन है ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ये लाइन काट देते हैं। सर दूर से बोला, बेटा मेन लाइन काहे कटवा रहे हो? इनके ये वो कलाकार हैं कि इनका अपना सीन भी नहीं हो तो भी ये हर एक सीन को बड़े गौर से सुनते हैं और उसको कितना बेहतर हो सके उसकी सलाह जरूर देते हैं। तो संजय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। दिलखुश भाटी साहब है, कहाँ है महाराज? कितों? फोन पे बात कर रहा है? अच्छा। सवाल पूछ के फोन पे लगे वो वीडियो बना रहा है। कड़वी हवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है। कड़वी हवा भी मेरी एक फिल्म है जो क्लाइमेट चेंज पे है। उसका टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है।
कड़वी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते और माहौल भी अच्छा नहीं लगता। कड़वी हवा एक फिल्म क्लाइमेट चेंज पे है। मैं बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि मैं भारतीय नागरिक, भारत में नहीं पूरे विश्व में ये पहली फिल्म है जो क्लाइमेट चेंज पे बनी है और भारत में बनी है, हिंदुस्तान में बनी है। क्योंकि हॉलीवुड में जितनी भी क्लाइमेट चेंज फिल्में बनी है वो तो या तो ऐसे बनी है कि समुद्र से शार्क आ गए ज़मीन पे, गाड़ियाँ खा गए, मॉल खा गए, हाँ मैकडोनल्ड्स खा गए। ये जो फिल्म है ये किसान के ऊपर है कि एक वेदर चेंज से किसान कितना इफेक्ट होता है। क्या बात। उस बाप की कहानी है जिसको लगता है कि किसी दिन उसका बेटा न सुसाइड कमिट करे। इस फिल्म को हमें लोगों तक पहुंचाना था, पहुंची अच्छे लोगों ने देखा, तभी दिलखुश साहब ने अपना ये किया। इसमें मैं एक अंधा बना था और अंधा बच्चा शराबी एक्टर, सुनना ध्यान से, मोबाइल हटाओ। हाँ, अंधा शराबी बच्चा पागल, ये सब रोल बड़े आसान होते हैं। कुछ भी कर दे, पागल क्या काम कर रहा है सर, अगर पागल पेट में डका रहा है। तो ये जो रोल होते हैं ना, कहा जाता है कोई भी कर लेता है, मैं तो पागल। तो मुझे कहा गया कि कुछ 10-12 फिल्में दी गई अंधे की, कहा गया कि आप देख लीजिए। मैं भी आज्ञाकारी कलाकार की तरह जी डायरेक्टर साहब को कहा, नीला माधव पांडव डायरेक्टर थे। मैंने कहा यार जब देखने लगना शुरू किया, मैंने कहा अगर मैं ये देखूंगा तो फिर मैं नकल करूंगा, उस कलाकार की नकल करूंगा कि वो हमारे हिंदी सिनेमा में एक ही अंधे का रोल मैंने देखा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इतना सन्नाटा क्यों छाया है क्या बात। तो मैंने वो देखा नहीं। शूटिंग धौलपुर में थी, बहुत गर्मी, मुझ मतलब सुबह 7 बजे 7:30 बजे ही 30 से शुरू होता था, 30-32 से। अभी कितना ओवर खेलना है देख लो, 1 बजे तक बहुत गर्मी थी। मैंने कहा यहीं आके अंधा हो जाता, और अंधा हो गया, लोगों को पसंद आई, आँख की जगह कान से काम लिया, बढ़िया था वो। यही सवाल था ना भाई साहब। बट बहुत ही, किसी ने अगर फिल्म देखी है, मैंने देखी है जी, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने रोल किया है, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते। मुझे अभी भी उसके कई सीन्स, शॉट्स याद है जी। आप नंगे बदन सिर्फ धोती पहने हुए, मतलब ऐसे डूबे हुए हैं वो उस रोल के अंदर, ना आप कल्पना नहीं कर सकते। वन ऑफ द, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस है वो। सर, रश्मि भाटिया जी ने प्रश्न पूछा है कि आंखों देखी में आपका कैरेक्टर का मन बड़ा विचलित था, कॉन्ट्राडिक्टरी भी था, तो स्क्रिप्ट पढ़कर आपके मन में क्या विचार आया? नाम क्या मैडम का? रश्मि भाटिया। कहाँ हो भैया? अरे वाह, सबसे पहले तो आंखों देखी की स्क्रिप्ट देखो यार, हम लोग जो थे ढाल जैसे बम फटा क्या बाबा, बम लगाया झारखंड में और बैटरी क्या वो रिमोट दबा रहे हो केरला से, कैसे फटेगा बाबा। 1 2 3। तो ये वाले कलाकार थे और हमारा हिंदी सिनेमा हमें 2 मिनट में, आ जाओ बेटा इनका फाइल कॉमेडी एक्टर का बना दीजिए, इनका फाइल पिताजी का बना दीजिए, ये जगदीश राज है, हाँ इनको पुलिस में दे दीजिए। तो 2 मिनट में, जैसे घर में हम लोग रसोई में डब्बे नहीं बनाते हैं चाय, हाँ सुबह उठे ही नहीं कि हल्दी डाल दिए, चाय, चीनी, गुड़, मूंग की दाल, अदरक की दाल, फलना दाल, चना दाल। तो हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में भी ऐसे ही बना दिया जाता है। ये डब्बा निकालो, खोलो, अरे किसको बाबा बाबा, अरे महमूद, हाँ बाबा बाबा, ये निकालो,
इफ्तिकार पुलिस वाला है, विलेन। तो ऐसे स्लॉट में मैं फंसा हुआ था पापा, और फंसा हुआ नहीं था, मेरे जानने वालों को पसंद था, वो तो पसंद था, जय माता दी। एकाएक ऐसी स्क्रिप्ट आई, कहाँ हो भैया, जिन्होंने पूछा, हाँ खड़ी तो रहो कम से कम। हाँ, तो उन्होंने कहा आंखों देखी जैसी फिल्म है। मैंने कहा या तो ये रजत कपूर डायरेक्टर सटिया गया है, या मेरी किस्मत बहुत बुरी होने वाली है भाई साहब। ये रोल तो नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर और ओमपुरी, परेश रावल, इन लोगों को मिलना चाहिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मैं भूल गया। लेकिन मैं एक फिल्म कर रहा था, फंस गया रे ओबामा। तो रजत कपूर जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा मिश्रा जी आपको देख के एक फिल्म लिखने का दिल कर रहा है। मैंने कहा लिखना यार, मैं थोड़ी मना कर सकता हूँ, मुझे फिल्म लिखने का, जो लिखने का मन है लिख। और हर आउटडोर में सब एक्टर फ्री बैठे रहते हैं एक दूसरे से, गुरु तुमको मैं एक दिन बनाऊंगा कुछ। तो मुझे लगा ये भी एक ऐसे ही फरमान जारी कर रहे हैं कि तुमको देख के फिल्म लिखने का दिल कर रहा है। वो बात सत्य हो गई। 6 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया और ये फिल्म सुनाया। मैं कहा गुरु कट लो, मैं भी बनारसी हूँ ना, कट लो गुरु, उस गांव में घुसना ही नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद लगा भाई आपको लेकर के कोई रोल लिख रहा है तो मतलब आप इस काबिल हो गए। इसीलिए तो संजय मिश्रा स्ट्रगल किए थे, तुम छोटे छोटे रोल मिले, जो मिले अपने आप को प्रूव करें लोगों के सामने। मैंने रजत कपूर को फ़ोन किया, रजत भाई कैसा चल रहा है आपका, मैं हूँ आपके साथ। ये क्या घड़ी घड़ी डराती है यार। क्या बात है, क्या बात। आपने पहले पिया नहीं था। रजत कपूर। हाँ, तो मैंने रजत सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा अरे यार वो तो मैंने ना वो कहानी मैंने नसीरुद्दीन शाह को सुनाई और वो मान गया। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत अच्छी बात होगी। कहाँ मैं कहाँ नसीरुद्दीन शाह यार, वो फिल्म में होंगे तो लोग देखेंगे। 5-6 दिन तक रजत कपूर को पेट में बात बची नहीं। उन्होंने नसीर भाई से कहा कि संजय मिश्रा वापस मांग तैयार हो गया करने को, तो आप वो स्क्रिप्ट दे दीजिए। ये किसी कलाकार के लिए बड़ी अपमान की बात है कि कोई ने आपको आप आइए पंडित जी, फिर कहने हमारे पंडित आ गए, आप जाइए। वैसा वाला कुछ। तो नसीर भाई ने एक लेटर लिखा रजत कपूर को कि अगर रजत कपूर सब शिष्य गुरु, अगर रजत कपूर इस पिक्चर में तूने ओमपुरी को लिया होता, परेश रावल को, जितने भी उस समय हम लोग के एक्टर थे उनको लिया होता, तो दोबारा मैं कभी तेरे से बात नहीं करता। लेकिन संजय मिश्रा को तूने लिया है, ये फिल्म उसके लिए माइलस्टोन बहुत बड़ी बात है। नसीर सर हम लोग के एक्टिंग हम लोग को सिखाते थे आप, बहुत बड़ी बात है। तो बस आंखों देखी शुरू हुई। और जब मैंने पहली बार फिल्म देखी मुझे लगी क्या बेवकूफ़ी की फिल्म है ये, क्यों बना देता है रजत कपूर ऐसी फिल्म यार। तो विजेंद्र काला जी थे मेरे साथ, कह नहीं वो ऐसे ही बनाता है। मैंने कहा बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन इंटरवल में जब बाहर निकला तो मेरे प्रति लोगों का रवैया थोड़ा चेंज था। मैंने कहा मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही फिल्म, या तो ये ऑडियंस बड़ी महान है। फिर अंदर बैठा हॉल में, हॉल था तो लेट भी आया था तो पीछे बैठा हुआ था, तो एक बड़ी खूबसूरत महिला पलट पलट के देख रही थी मुझे। मैंने कहा चलो एक अचीवमेंट तो हुआ। तो एक खूबसूरत महिला देख रही है, क्या बात। लेकिन पिक्चर बहुत बेकार है यार। फिर वो महिला देख रहे हमको, चलो एक अचीवमेंट तो हुआ। एक खूबसूरत महिला मुझे पलट पलट के देख रही है। फिल्म जब खत्म हुई तो वो मेरे पास खुद चल के आई। मैंने कहा चलो एक अचीवमेंट हुआ। उन्होंने कहा मैं आपके पैर छू सकती हूँ। आपको देख के मुझे अपने पिताजी याद आ गए। और मेरे पिताजी कुछ दिन पहले गुजरे हैं।
क्या और वो बात। बहुत रोई मुझे पकड़ के। मैंने कहा चलो एक अचीवमेंट तो हुआ कि अपनी पिक्चर से कोई भावुक हो गया। वाह। तो